प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी 2-3 दिन से क्लासेज है वो नहीं हो पाई किसी रीज़न की वजह से, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। आज से अपनी क्लासेज हैं वो कंटिन्यू होने वाली हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी, अपना चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इसकी अपन ने बातें कर ली थी। तो विद्युत धारा क्या होती है कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है। आज अपन बात करने वाले हैं कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा और एक होती है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो उसको क्या बोल दिया जाता है, अल्टरनेटिव करंट बोल दिया जाता है, एसी करंट बोला जाता है। और डीसी को क्या बोल दिया जाता है, डायरेक्ट करंट, मतलब कि ये क्या होती है, कंटिन्यू होती है। यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने घरों में जो लाइट आती है, किस लाइट की बात कर रहे हैं, घरों में लाइट आती है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक है, इस लाइट की अपन बात कर रहे हैं। ये जो लाइट होती है ये क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। यहाँ पे 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज की बात करें तो ये क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, इस वेव को यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है वही क्या है, फ्रीक्वेंसी। एक साइकिल, कितने साइकिल हैं इस वेव के, उसको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। कितनी बार वेव रिपीट हो रही है पर्टिकुलर टाइम में, उसको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होती है, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ कि ये वेव है, ये 50 बार तो क्या जाएगी, अप जाएगी, और 50 बार डाउन आएगी। ये क्या है, अपने जो इंडिया के अंदर लाइट यूज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी है 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज। आगे बात करें, एसी में समय के साथ धारा की दिशा व मान दोनों में परिवर्तन होता है। यहाँ पे देखो भाई, समय के साथ क्या होता है, एक बार धारा यहाँ पे क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, और दूसरे टाइम यहाँ पे धारा क्या मिल रही है, अपने को करंट नेगेटिव प्राप्त हो रही है। भारत में विद्युत सप्लाई कितनी है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, जबकि अमेरिका में ये कितना होता है भाई, 60 हर्ट्ज होता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे कि घरों में अपने जो सप्लाई आई वो कौन सी हो गई, एसी सप्लाई। अब एसी सप्लाई को डीसी में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है भाई, रेक्टिफायर का। अब बात करेंगे आगे अपन रेक्टिफायर किस तरीके से काम करता है, रेक्टिफायर होता क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए कौन सी, किसका यूज किया जाता है भाई, रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। आगे बात करें दिष्ट धारा। दिष्ट धारा में ये है अपना पॉजिटिव साइकिल, ये है अपना नेगेटिव साइकिल। तो डीसी में समय के साथ क्या है, धारा के मान और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर +5 वोल्ट है तो ये क्या होगी, +5 वोल्ट ही रहेगी, नेगेटिव साइकिल के अंदर इसकी वैल्यू नहीं आएगी। डीसी की आवृत्ति 0 होती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है क्या वेव की, यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसकी आवृत्ति क्या है, 0 है। वोल्टेज बैटरी पर क्या करता है, डिपेंड करता है, कितने वोल्ट की बैटरी है उसी पे डिपेंड करता है। और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इन्वर्टर का यूज किया जाता है। आगे भाई यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो अपन यहाँ पे बात करें, एक तो मेरे पास धारा है कौन सी, डीसी धारा है, और दूसरी धारा मेरे पास कौन सी है, एसी धारा है। आप बताओ कि डीसी ज़्यादा खतरनाक है या एसी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास है ये एक 220 वोल्ट डीसी सप्लाई, और यहाँ पे मेरे पास है 220 वोल्ट एसी सप्लाई। ठीक है, अब देखो एसी सप्लाई ऐसे आती है, एसी सप्लाई ऐसे आ रही है और डीसी सप्लाई इस तरीके से आ रही है, मतलब कांस्टेंट चलती है, +220 वोल्ट। अब देखो इसमें एक बार पॉजिटिव साइकिल में गया, एक बार नेगेटिव साइकिल में गया, फिर पॉजिटिव साइकिल में गया और फिर नेगेटिव साइकिल में गया। तो साइकिल क्या करती रहती है, ये चेंज करती है। इसी को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। मैं बोल सकता हूँ कि एसी करंट के अंदर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब बात करने वाले हैं कि दोनों में से कौन सी खतरनाक है। भाई इसमें व्यक्ति को झटका लगा तो क्या ये वापस छोड़ेगी क्या, कोई भी चांस नहीं है छोड़ने का। अगर +220 वोल्ट डीसी ने अगर व्यक्ति को पकड़ लिया तो क्या है, कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव साइकिल में जाएगी नहीं। इसमें देखो
अगर इसमें झटका लगा तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस 220 वोल्ट हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव 220 वोल्ट। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये क्या होती है, जीरो होती है। तो ये जब जीरो पॉइंट पे आएगी तो क्या होगा, ये व्यक्ति को एक बार झटका मार के वापस छोड़ सकती है। अब अपन बात करते वाले हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है। जब ये करंट आप बोल रहे हो कि भाई एक बार प्लस 220 वोल्ट है, दूसरी बार माइनस 220 वोल्ट है, तो ये बल्ब अपने को ऐसा क्यों नज़र नहीं आता कि एक बार तो जल रहा है और एक बार बंद हो रहा है, क्योंकि ये जीरो पॉइंट इस बल्ब में भी तो आता है। तो जब जीरो वोल्टेज आएगी तो उस टाइम बल्ब बंद हो जाना चाहिए, परंतु अपने को तो कंटिन्यू जलता हुआ नज़र आता है। तो इसके पीछे भी रीज़न है। ये जो 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, ये साइकिल ऐसे पूरे करती है, ये क्या है, बहुत फास्ट, और इतने समय में ये साइकिल कंप्लीट कर लेती है कि जब ये जीरो आती है उस समय को अपन देख ही नहीं पाते अपनी आंखों से। ये बल्ब वास्तव में क्या हो रहा है, एक बार जल रहा है एक बार बंद हो रहा है, पर इसका टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। इस वजह से अपन इसको देख ही नहीं पाते कि बल्ब बंद हुआ या नहीं हुआ। कई बार आपने देखा होगा कि ट्यूबलाइट है वो डिम लाइट आती है तो ट्यूबलाइट के डंडे में ऐसे छल्ले से दिखाई देते हैं। वो छल्ले किसकी वजह से होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं, इस फ्रीक्वेंसी की वजह से। यहाँ पे अपन बात करें, अपन ने बात कर ली प्रत्यावर्ती धारा, डिस्ट धारा की अपन ने बातें कर ली। एक चीज होती है कि एसी को डीसी में बदलना, ठीक है। एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई, मोबाइल है अपना, मोबाइल कौन सी करंट पे काम करता है, डीसी करंट पे काम करता है। आप सभी को पता है कितने वोल्टेज पे भाई, डीसी प्लस 5 वोल्ट पे लगभग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं वो सारे के सारे काम करते हैं। अब मोबाइल को आपने डीसी प्लस 5 वोल्ट कैसे दिया, क्या आपने डायरेक्ट मोबाइल उस सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दिया, नहीं। मोबाइल जब आप कनेक्ट करते हो, चार्ज में लगाते हो, तो आपने देखा होगा पीछे एक बॉक्स होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, चार्जर बोलते हैं। उस चार्जर का काम क्या होता है, उस चार्जर का काम होता है इस एसी करंट को किस में कन्वर्ट करना, डीसी करंट में कन्वर्ट करना। अब चार्जर अपने को किस तरीके से भाई, चार्जर के ऊपर सबसे पहले तो क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मर होता है जो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, जो उसको काम करता है प्लस 220 वोल्ट को किस में, एसी करंट में ही कन्वर्ट करता है, किस में, 9 वोल्टेज में। जो 9 वोल्टेज मेरे पास है वो क्या है भाई, एसी करंट है। अपने घरों में सप्लाई कितनी आई, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ डीसी से एसी कन्वर्जन। किसकी बात कर रहे हैं, डीसी टू एसी। तो ये अपनी सप्लाई आ रही है कहाँ पे, पोल से सप्लाई आई, ये लाइट का पोल है और इससे सप्लाई आई कितनी, 220 वोल्ट घर के अंदर आ गई। अपने को चार्ज करना है अपना मोबाइल, प्लस 5 वोल्ट चाहिए अपने को डीसी, ठीक है। यहाँ पे 220 वोल्ट आई, 220 वोल्ट कहाँ पे गई, मोबाइल का जो बॉक्स होता है, मोबाइल को अपन ने उस चार्जर को कनेक्ट किया। अब इस चार्जर के अंदर क्या प्रोसेस होती है उसकी बात करें। चार्जर के अंदर एक तो लगा होता है ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर होता है 909 का। 909 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से मेरे पास कितना वोल्टेज प्राप्त हो गया, प्लस का 9 वोल्ट, 9 वोल्ट प्राप्त हुआ। ये वोल्टेज कौन सा होता है, एसी करंट होता है, ठीक है। यहाँ से मेरे को एसी करंट मिल गया। इस एसी करंट को मैंने किस में किया, यहाँ पे मैंने एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया। इस तरीके से रेक्टिफायर अपन पढ़ेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर मैंने ये एसी वोल्टेज दिया और यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, डीसी वोल्टेज मिल गया, कितना, प्लस 9 वोल्ट। इस डीसी वोल्टेज को मैंने किस में दे दिया भाई, एक आईसी आती है वोल्टेज रेगुलेटर 7805 आईसी, और यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, इस आईसी से प्लस 5 वोल्ट मिल जाएगा, और जिससे अपन क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। आगे बात करें अपन, उच्च वोल्टता पर विद्युत धारा में ऊष्मा या हीट के रूप में होने वाला क्षय कम होता है, ठीक है। हाई वोल्टेज पे क्या होता है, विद्युत धारा में ऊष्मा और हीट में होने वाला क्षय क्या होता है, हानि कम होती है। हमारे घरों में 220 वोल्ट पर चलने वाले विद्युत उपकरण होते हैं। सभी उपकरणों को समान वोल्ट किंतु अलग अलग प्राप्त होती है। यहाँ पे बात करें अपन, जैसे उपकरण है, ये उपकरण है, ये उपकरण है, अलग अलग वाट के उपकरण हैं, परंतु उनको क्या है, वोल्टेज क्या है, यहाँ पे इक्वल प्राप्त होती है सारे के सारे उपकरणों को।
और इसीलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि आई होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वी के प्रोपोर्शनल होता है। जब करंट की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी तो वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यही क्या है, ओम का नियम है। ओम के नियम की बात करें तो जब किसी तार के सिरों पर कोई बैटरी जोड़कर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो तार से प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर आरोपित वोल्टता के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसीलिए मैंने क्या बोला था कि आई किसके समानुपाती होता है, वी के समानुपाती होता है ओम के नियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये समानुपाती हटेगा तो क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा, और नीचे क्या आ गया, एक कॉन्स्टेंट आ गया आर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू किसके बराबर हुई, वी अपॉन आर के इक्वल हुई। और आर यहाँ पे क्या है, जो भी चालक तार है या जो भी पदार्थ है उसका क्या होता है, आर रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट जो फ्लो होता है उसको क्या करता है, अपोज करने का काम करता है, उसको कम फ्लो होने देता है। आगे यहाँ पे बात करें कि ओम का नियम सार्वत्रिक नहीं है, कि ये केवल ठोस चालक धातुओं पर लागू, विद्युत अपघटे, आयनों, गैसों, क्रिस्टल, डिस्क कारक, अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। ठीक है, आर बराबर क्या हो गया, वी अपॉन आई हो गया। वी की वैल्यू क्या हो गई, वोल्टेज, और आई की वैल्यू क्या हो गई, करंट। करंट की वैल्यू क्या होती है, एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, रेजिस्टेंस का वोल्ट पर एम्पियर इसका मात्रक हो गया। रेजिस्टेंस का एक मात्रक क्या होता है, ओम भी होता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। प्रतिरोध रेजिस्टेंस पदार्थ का वह गुण है जो इससे यह विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका क्या करता है, रेजिस्टेंस विरोध करता है। आगे बात करें आर की वैल्यू क्या हो गई, रो इंटू एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, एल मतलब लंबाई पे, और उसके एरिया पे डिपेंड करता है। रो क्या होता है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध। एल क्या होगी, तार की लंबाई, और ए हो गया तार का अनुप्रस्थ कट का क्षेत्रफल। आगे बात करें, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के तो क्या होता है, समानुपाती, व उसकी मोटाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब ये बात आप याद कैसे रखोगे, एक सिंपल सा अपन एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये एक रास्ता है, यहाँ पे क्या है, ये एक क्या है, रास्ता, और इस रास्ते में ये एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति को इस रास्ते को पार करके इस साइड से इस साइड पे पहुंचना है। ठीक है, यहाँ पे अब बात करें कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब देखो ये व्यक्ति यहाँ पे गया, ये व्यक्ति गया यहाँ पे, और ये क्या है, यहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारी क्राउड है। तो इस पूरे रास्ते को पार करने में व्यक्ति को क्या है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि रास्ता जितना लंबा है, इस व्यक्ति के सामने प्रॉब्लम्स क्या हैं, उतनी ही ज़्यादा हैं। ठीक है, और ऐसे ही करंट की बात होती है। जब करंट अपने रास्ते को पार करती है और उसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं, उस प्रॉब्लम को ही क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। अब जितना लंबा रास्ता उतनी ही लंबी क्या है, उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उतना ही ज़्यादा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रतिरोध, इस रास्ते की लंबाई ज़्यादा तो क्या है, प्रतिरोध ज़्यादा, मतलब लंबाई के प्रतिरोध क्या हुआ, समानुपाती हुआ। आगे बात करें मोटाई की। अब ये सड़क इतनी पतली ना होकर सड़क को मैंने बढ़ा दिया, इतना मोटा कर दिया, या डबल रोड हो गई, ये सड़क क्या हो गई, मोटी हो गई। अब मोटी हो गई तो यहाँ पे क्या है, ये व्यक्ति इस रास्ते को आसानी से पार कर पाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, डिवाइडर है। अब डिवाइडर है तो इधर के लोग इस साइड से आएंगे, इस साइड के लोग इस साइड से आएंगे, तो ये व्यक्ति क्या है, आराम से इस रास्ते को पार करके इस छोर पे पहुँच सकता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर लंबाई मोटी है, मोटाई ज़्यादा है रास्ते की, तो वहाँ पे क्या है, प्रतिरोध क्या है, कम होता है। इसीलिए बोलते हैं कि प्रतिरोध क्या है, मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी और चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।